शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। सबसे बड़ा सवाल शुरू करने से पहले आपको बता दें, आज रात न्यूज 24 पर एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। आपने टीवी चैनलों पर कई बड़े खुलासों के दावे सुने होंगे, लेकिन आज न्यूज 24 पर जो होगा वो आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। ये एक ऐसा एक्सपोजे है जिसमें न्यूज 24 के अंडर कवर रिपोर्टर, वीडियो जर्नलिस्ट और दूसरे पत्रकारों की टीम ने दिन रात पूरे 40 दिन मेहनत की है। एक एक किरदार को कैमरे में पकड़ा है और जैसे जैसे इस कहानी से नए नए किरदार जुड़ते रहे, इतने नए खुलासे होते रहे कि हम खुद भी दंग रह गए। न्यूज 24 की ये रिपोर्ट आप देखेंगे आज रात 7:55 से। अभी इस खबर का पूरा खुलासा हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे जुड़े कई मामलों में इस वक्त भी बड़ी कार्रवाई चल रही है। बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए। 7:55 पर अभी हमारे साथ न्यूज 24 के इनपुट एडिटर सुकेश रंजन मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुकेश, इस बड़े एक्सपोजे के बारे में फिलहाल हम क्या बता सकते हैं? सुकेश, मैं इतना बता सकता हूं जो आपने मानक जिसका जिक्र आपने किया कि 40 डेज, टुडे इज द 41st डे, 41वां दिन है और ये रिलेंटलेस रिपोर्टिंग जो है, इन्वेस्टिगेशन। और आपने ठीक कहा कि इसमें जो लोग हमारे लगे थे वो इतने दिन से उन्होंने जो देखा है उन सबको हम एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं 7:55 से। और मुझे हैरत है, मैं इसको ठीक करना चाहूंगा। हम कह रहे हैं 2017 का सबसे बड़ा खुलासा। ये 2017 का खुलासा नहीं है। हम लोगों ने टीवी पे बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन देखे हैं, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन देखा है। ये सिर्फ स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, ये एक ऑपरेशन है जिस ऑपरेशन के तहत हमें एक एक करके पता लगा कि दरअसल एक खुलासा डाल रहे थे तो उसके अंदर इतने पेज थे, इतने खुलासे पे खुलासे होते गए कि इसमें 41 दिन का वक्त लगा। तो कुल मिलाकर ये एक्सपोजे जो है, ये ऑपरेशन जो है वो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की चूल्हे हिला देने वाला है। इसमें पुलिस को सोचना पड़ेगा हमें क्या करना है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा हमें क्या करना है, इसमें कई मिनिस्ट्रीज को सोचना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सरकार को सोचना पड़ेगा कि हमें कई जगह चीजों को सेटल करना है, कई जगह चीजों को प्लग इन करना है। और सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये पूरा ऑपरेशन जो है उसके तार अलग अलग स्टेट्स में जुड़े हुए हैं। हम जहां डाल रहे थे वही कुछ गड़बड़ निकल रहा था। अगर मैं यहां का रहने वाला हूं लेकिन दरअसल मैं यहां का नहीं हूं, मैं कहीं और का हूं, तो ये बहुत सारी चीजें कहता है, कई चीजें। अब बहुत कम समय बाकी है, इसलिए मैं रिवील बहुत टेम्प्टेड हूं कि रिवील करूं दर्शकों को। बिल्कुल नहीं सुकेश, मैं समझ रहा हूं। नहीं, मैं अपने आप को संभाल के रखूंगा, मैं बताऊंगा नहीं कि क्या है। लेकिन इस रेवलेशन में मेरी जो जानकारी है अभी कि कुछ बहुत बड़ा जो इस इन्वेस्टिगेशन को देखने के बाद, इस इन्वेस्टिगेशन के तहत बहुत सारे लोग जो है वो जद में आ चुके हैं। बिल्कुल सुकेश इतना काफी है। सुकेश, 7:55 का इंतजार करते हैं और आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए क्योंकि इतना बड़ा एक्सपोज है, इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल सुकेश, आज न्यूज 24 जो खुलासा करने जा रहा है उसका एक अहम किरदार है जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर देश की आंखें खोलने वाला है। ये किरदार आपसे कुछ कहना चाहता है, सुनिए। मैं हिंदुस्तान का एक मामूली नौजवान हूँ। मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ। मेरे घर के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मेरे पास सपने हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं और मेरी इसी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। आज मेरी जिंदगी का सौदा होने वाला है। अगले 24 घंटे में क्या होगा मुझे नहीं पता। कुछ भी हो, मैं अपने जैसे लाखों नौजवानों के लिए आज वो करने वाला हूँ जो आज तक कभी नहीं हुआ। मैं मिलूंगा आपसे आज रात न्यूज 24। चलिए, अब वक्त हो गया सबसे बड़ा सवाल का। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कश्मीर में अलगाववादी हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की है। मणिशंकर अय्यर के साथ इस डेलीगेशन में 4 और लोग हैं जो सिविल सोसाइटी के हैं। इन लोगों का कहना है कि मोदी सरकार को जल्द से जल्द कश्मीर के हालात संभालने के लिए पाकिस्तान समेत कश्मीर के सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत शुरू करनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने यह भी कहा कि जब नागालैंड में अलगाववादियों से बातचीत हो सकती है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने खुद को मणिशंकर अय्यर की कश्मीर यात्रा से अलग कर लिया है। हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने वालों से क्या बातचीत होनी चाहिए और क्या अलगाववादियों से बातचीत का मोहताज है कश्मीर? सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ कांग्रेस से रागिनी नायक हैं, बीजेपी से मेरे साथ गौरव भाटिया हैं।
यहाँ स्टूडियो मेरे साथ आमिर हैदर जैदी हैं सीपीआई से, राकेश सिन्हा हैं आरएसएस के विचारक, और मेरे साथ कर्नल तेज टिक्कू हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आर्मी में आप काम कर चुके हैं, कश्मीर में भी काफी समय तक तैनात रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। रागिनी, पहला सवाल आपसे। एक तरफ अलगाववादियों की शय पर पत्थरबाजों ने हमारे सुरक्षा बलों की नाक में दम किया हुआ है रागिनी, और ऐसे हुर्रियत नेताओं से बिना किसी मैंडेट के आपके सीनियर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर मिलने पहुंच गए देश के दुश्मनों से। रागिनी, मानक, पहली बात तो ये कि मणिशंकर जी अपने व्यक्तिगत स्तर पर यानी कि पर्सनल कैपेसिटी में एक एनजीओ के माध्यम से कश्मीर गए और हुर्रियत नेताओं से मिले। कांग्रेस पार्टी भारत के एनजीओ की कार्यवाही को निर्धारित नहीं करती है। दूसरी बात ये कि यशवंत सिन्हा जैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ऐसा पहले भी कर चुके हैं। और तीसरी बात ये कि ये सवाल अगर भारतीय जनता पार्टी पूछती है तो मुझे तो लगता है कि पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए आज की देश की सरकार की नीति क्या है। अटल बिहारी जी भारत की संसद पे हमले के बाद भी एक ही रुख अपनाते रहे हुर्रियत की तरफ कि हुर्रियत स्टेक होल्डर है कश्मीर में और हम उनसे बातचीत करेंगे। आज जो एजेंडा ऑफ अलायंस है भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का, उसका सेंट्रल पॉइंट ये मानता है कि हुर्रियत स्टेक होल्डर है कश्मीर की। आपका क्या पॉइंट है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है रागिनी? आपने मणिशंकर अय्यर से खुद को अलग कर लिया, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या हुर्रियत से बातचीत होनी चाहिए? देश के दुश्मनों से बातचीत होनी चाहिए? अरे आप ये देश का विपक्ष क्या देश की नीति को निर्धारित करेगा? हमें निर्धारित करने दीजिए कश्मीर की नीति। पर स्टैंड तो होगा आपका कोई? सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहती हूँ भाटिया से, एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी हुर्रियत और अलगाववादियों मैं लूंगी, मैं आपको बता रही हूँ। पहले पर मेरा सबसे बड़ा सवाल सुनिए कि क्या पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी हुर्रियत और अलगाववादियों के मसले पर एक ही पेज पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या एक आम राय बना पाएंगे? नहीं, वो तो आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दिखाई नहीं दे रहे हैं रागिनी। आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक पेज पर नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला तो खुले तौर पर हुर्रियत की जिहाद में खुद को शामिल कर चुके हैं, आपके एलाय हैं। मानक, सुनिए, मैं जवाब दे रही हूँ। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमने इंटरलोक्यूटर्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने सभी लोगों से कश्मीर में बात की और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा माना है कि किसी भी व्यक्ति को जो कि कश्मीर में अपना सर रखता है उसको अलग नहीं करना चाहिए। पर हाल फिलहाल में जो आपको मसला दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से रॉ के पास कोई जवाब नहीं आया, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हुर्रियत के नेता पाकिस्तान के फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं पत्थरबाजों को स्पॉन्सर करने के लिए। उसके बाद क्या इन दोनों पार्टियों का स्टैंड है जानना चाहती हूँ, क्योंकि अंततः तो यही निर्धारित करेगी कि कश्मीर में क्या। लेकिन आपका स्टैंड क्लियर कर दीजिए। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? हुर्रियत से बातचीत होनी चाहिए या नहीं? मैंने तो बोला है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हुर्रियत स्टेक होल्डर है तो उससे बात करें, अगर नहीं मानती है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है ये स्पष्ट बताएं। हम तो ये कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए थे और उन्होंने वहां पर बात की। जब हमारी सरकार थी तब हमारे इंटरलोक्यूटर्स ने भी हुर्रियत से बात की थी। पर आज का सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए। गौरव भाटिया, आपका क्या स्टैंड है? वाजपेयी जी वाली नीति बदल गई क्या? क्या हुर्रियत नेताओं से अब बातचीत नहीं होगी क्या? बिल्कुल साफ स्टैंड है और कांग्रेस की तरह हमारे सरकार जो है उसमें कंफ्यूजन नहीं है। शर्म एल शेख में मनमोहन सिंह जी का क्या बयान था ये सब जानते हैं, और विदेश नीति में इससे भारी भूल आज तक कभी भारत ने नहीं करी है कि बलूचिस्तान में अपना इन्वॉल्वमेंट माना हो। लेकिन मैं भाजपा की जो सरकार है उसके ठोस कदम क्या लिए हैं, किस तरह से कश्मीर और पाकिस्तान से डील कर रहे हैं, इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहली बात है रागिनी जी, गलत बात है। देखिए रागिनी जी, आपने अपनी बात कही, किसी ने आपको टोका नहीं, विचलित मत होइए, अपनी टर्न का इंतजार करिए। सबसे हुर्रियत पे बोलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने मजबूती से हुर्रियत से बोलना पड़ेगा पहले हुर्रियत पे बोलना पड़ेगा। मैं बोलूंगा, लेकिन मानक जी अगर बीच बीच में मैं बोलूंगा, अगर आप
अगर आप रोक टोक करेंगे तो बात स्पष्ट नहीं होगी। अगर मेरी बात जब पूरी और हुर्रियत पे ना जवाब मिले तब आप प्रश्न करिए मानक जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन ये मेरा फर्ज है मैं बताऊं कि कैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं और उसके बाद हुर्रियत की बात कर रहा हूं। 3-4 चीजें जरूर गिनवाना चाहूंगा। पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, पाकिस्तान की सेनाओं को बताया गया कि कितनी मजबूत है भारतीय सेना। दूसरी बात, जिन हुर्रियत लीडर की अब बात कर रहे हैं, एनआईए 2008-9 में बनी थी, इनके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ था। ये नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है कि एनआईए के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, 2 केस किए गए हैं कि जो हवाला फंडिंग होती है हुर्रियत लीडर्स देते हैं और कैसे दुरुपयोग करते हैं इसका, स्टोन पेल्टिंग का। तीसरा, अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी पोस्ट जो है उड़ाई गई है, ये भी दिखाता है कि कितनी मजबूत है हमारी सरकार और हमारी सेना। और हुर्रियत, मैं बता रहा हूं, हुर्रियत पे स्टैंड हमारा क्लियर है कि अगर बोल रहे रागिनी बोल रहे हुर्रियत पे आ रहे, रागिनी जी ऐसा ना हो कि मैं आपको बीच में टोकूं और आपको बुरा लगे। मैं इज्जत दे रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं मेरी बात पूरी हो। मैं आपकी तरह नहीं हूं कि उत्तर ना दूं और गोलमोल जलेबी बना के हाँ बिल्कुल। हुर्रियत पे हमारा मानक जी स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रहा है कि हुर्रियत से बातचीत नहीं होगी। और हुर्रियत से बातचीत क्यों नहीं होगी, सेपरेटिस्ट से बातचीत क्यों नहीं होगी? जो हालात है, जो उनका रोल है, अगर वो भारत को अपना देश नहीं मान सकते, अगर वो भारत के हित में कार्य नहीं कर सकते, तो ऐसी किसी संस्था से हमारी सरकार दब के बातचीत नहीं करेगी। ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये बीजेपी की मजबूत सरकार है। और मैं ये भी बता दूं कि शर्मल शेख का मैंने जो एक एग्जाम्पल दिया उसकी वजह थी कि तब की विदेश नीति क्या थी, कि कैसे हमने गलतियां करी और किस गड्ढे को जो यूपीए ने बनाया हुआ है उसको हम लोग। अच्छा, एक सेकंड मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले एक सेकंड मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक से पहले रागिनी कुछ कहना चाह रही है। रागिनी, बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, हुर्रियत से बातचीत नहीं होगी, उनके ऊपर तो केस करवाया है सरकार ने। आपका क्या स्टैंड है, बताइए। देखिए मैं तो ये आज मुझे ये कहना ही पड़ रहा है कि जितना अननेचुरल भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का अलायंस है, उतना ही अननेचुरल गौरव भाटिया जी और बीजेपी का अलायंस है। तो समाजवादी पार्टी में रहकर हम दोनों विपक्ष की भूमिका निभाते तो ज्यादा अच्छा रहता। आप ये कह रहे हैं कि कोई भी कमजोर वक्ता जो होता है वो व्यक्तिगत प्रहार करता है, और मैं व्यक्तिगत प्रहार नहीं करता। आपके बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो दर्शाएगा कि मैं एक कमजोर प्रवक्ता हूँ। अगर आप कमजोर प्रवक्ता है तो आप व्यक्तिगत प्रहार करिए। मुझे जो पार्टी अच्छी लगी, मुझे नरेंद्र मोदी का नेतृत्व अच्छा लगा, मुझे भाजपा एक मजबूत पार्टी लगी, इसलिए मैंने ज्वाइन करी। और अगर आपको चर्चा मेरी ज्वाइनिंग में करनी है, देखिए रागिनी लेकिन ये तो साफ है रागिनी, आप बीजेपी पीडीपी के गठबंधन पर सवाल उठा रही हैं, हुर्रियत को लेकर या अलगाववादियों को लेकर। बिल्कुल उसी तरह का गठबंधन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी सबसे बड़ा सवाल जारी है, देखते रहिए न्यूज 24। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर हुर्रियत नेताओं से मिलने के बाद कह रहे हैं कश्मीर के हर एक स्टेक होल्डर से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान से ही बातचीत होनी चाहिए। राकेश जी, क्यों नहीं होनी चाहिए जब केंद्र सरकार से हालात नहीं संभल रहे हैं? तो देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का स्टैंड इतना कंफ्यूजिंग है कि दिग्विजय सिंह जब कहते तो वो इंडिविजुअल है, मणिशंकर अय्यर कहते थे इंडिविजुअल है, जब पी चिदम्बरम कहते इंडिविजुअल है, तो पार्टी कौन है? ये अगर 3 बड़े नेता पार्टी नहीं है तो क्या पार्टी को वो लोग है जो पैनलिस्ट है? एक दूसरी बात, मणिशंकर अय्यर का यह बर्ताव कोई अनपेक्षित नहीं है। 7 नवंबर 2015 को पाकिस्तान के चैनल, दुनिया चैनल पर बैठकर उन्होंने जो कहा कि नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए और हटाने के बाद ही भारत पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। विदेश की धरती पर, विदेश के चैनल में, अपने शत्रु राष्ट्र के चैनल में बैठकर इस तरह की बात करना किसी भी देश में एक, अब मैं आता हूं हुर्रियत पे आता हूं, क्यों नहीं बातचीत होनी चाहिए? मैं बता रहा हूं। अरे तो जब हालात संभल ही नहीं रहे, जब नरेंद्र मोदी जी ने बात करनी शुरू की तो पत्थर फेंकना शुरू किया। मोदी जी क्यों करें? उन्होंने पूरी कोशिश की बात करने की, पाकिस्तान को टेबल पर लाने के लिए औपचारिक अनौपचारिक दोनों कोशिश हुई। मैं हुर्रियत पे आता हूं। हुर्रियत पर जिन बातों का खुलासा हुआ है, एनआईए केस कर रहा है। देखिए, अगर उसके पूर्व वो कोई कोशिश करते तब भी गलत था,
लेकिन तब कहीं पर एक जस्टिफिकेशन का एक अंश था। जब एनआईए ने फुल प्रूफ के साथ उन हुर्रियत के नेताओं पर केस किया, तब मणिशंकर अय्यर उसकी दलाली कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये पाकिस्तान दलाली शब्द का इस्तेमाल, और क्या कहें, दलाली शब्द का इस्तेमाल, ये क्या करें, पाकिस्तान के प्रयास को लेजिटिमेसी दे रहे हैं, अलगाववादियों को वैधानिकता प्रदान करने का मणिशंकर अय्यर कोशिश कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर के साथ जो कथित रूप से सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वे सभी आपका उनका इतिहास देख जाइए और पाकिस्तान के 10 साल का उनका बयान देख जाइए, पाकिस्तान के पैरोकार रहे। राकेश जी एक सेकंड, मुझे फिर से एक ब्रेक लेना पड़ेगा। माफी के साथ कर्नल टिक्कू और आमिर हैदर जैदी, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा और खूब हमें टाइम मिलेगा डिबेट करने का, क्योंकि आज हम एक बहुत बड़ा खुलासा 7:55 करने वाले हैं। उसी की वजह से ये ब्रेक हमें लेने पड़ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, मुझे पता है रागिनी आपको भी जवाब देना, गौरव आपके पास भी आऊंगा इस ब्रेक के बाद। एक तरीके सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर हुर्रियत नेताओं से मिलने के बाद कह रहे हैं कश्मीर के हर एक स्टेक होल्डर से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान से ही बातचीत होनी चाहिए। राकेश जी क्यों नहीं होनी चाहिए जब केंद्र सरकार से हालात नहीं संभल रहे हैं? तो देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का स्टैंड इतना कंफ्यूजिंग है कि दिग्विजय सिंह जब कहते तो वो इंडिविजुअल है, मणिशंकर अय्यर कहते थे इंडिविजुअल है, जब पी चिदम्बरम कहते इंडिविजुअल है, तो पार्टी कौन है? ये अगर 3 बड़े नेता पार्टी नहीं है तो क्या पार्टी से पार्टी को वो लेग में है जो पैनलिस्ट है? एक दूसरी बात, मणिशंकर अय्यर का यह बर्ताव कोई अनपेक्षित नहीं है। 7 नवंबर 2015 को पाकिस्तान के चैनल दुनिया चैनल पर बैठकर उन्होंने जो कहा कि नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए और हटाने के बाद ही भारत पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। विदेश की धरती पर विदेश के चैनल में, अपने शत्रु राष्ट्र के चैनल में बैठकर इस तरह की बात करना किसी भी देश में एक, अब मैं आता हूं हुर्रियत पे आता हूं, क्यों नहीं बातचीत होनी चाहिए? मैं बता रहा हूं, अरे तो जब हालात संभाल ही नहीं रहे, जब नरेंद्र मोदी जी ने बात करनी शुरू की तो पत्थर फेंकना शुरू किया। मोदी जी क्यों करें? उन्होंने पूरी कोशिश की बात करने की, पाकिस्तान को टेबल पर लाने के लिए औपचारिक अनौपचारिक दोनों कोशिश हुआ। मैं हुर्रियत पे आता हूं। हुर्रियत पर जिन बातों का खुलासा हुआ है, एनआईए केस कर रहा है। देखिए, अगर उसके पूर्व वो कोई कोशिश करते तब भी गलत था, लेकिन तब कहीं पर एक जस्टिफिकेशन का एक अंश था। जब एनआईए ने फुल प्रूफ के साथ उन हुर्रियत के नेताओं पर केस किया, तब मणिशंकर अय्यर उसकी दलाली कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये पाकिस्तान, दलाली शब्द का इस्तेमाल, और क्या कहें, दलाली शब्द का इस्तेमाल, ये क्या करें, पाकिस्तान के प्रयास को लेजिटिमेसी दे रहे हैं, अलगाववादियों को वैधानिकता प्रदान करने का मणिशंकर अय्यर कोशिश कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर के साथ जो कथित रूप से सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वे सभी आपका उनका इतिहास देख जाइए और पाकिस्तान के 10 साल का उनका बयान देख जाइए, पाकिस्तान के पैरोकार रहे। राकेश जी एक सेकंड, मुझे फिर से एक ब्रेक लेना पड़ेगा। माफी के साथ कर्नल टिक्कू और आमिर हैदर जैदी, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा और खूब हमें टाइम मिलेगा डिबेट करने का, क्योंकि आज हम एक बहुत बड़ा खुलासा 7:55 करने वाले हैं। उसी की वजह से ये ब्रेक हमें लेने पड़ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, मुझे पता है रागिनी आपको भी जवाब देना, गौरव आपके पास भी आऊंगा इस ब्रेक के बाद। एक तरीके सबसे बड़ा सवाल,